नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग झारखंड की कला संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन को कवर कर रहे थे और आज हमारा पार्ट नंबर 5 होगा। यकीन मानिए 5 और पार्ट अगर मैं दे दूंगा तो आपकी झारखंड की कला संस्कृति पूरा फिनिश हो जाएगा। यकीन मानिए। देखिए आज हम लोग दो जनजाति कवर तो करेंगे ही, साथ के साथ मैं आपको वो कला संस्कृति का पार्ट को मैं ले रहा हूँ। जैसे देखिए कला संस्कृति में आपको पता है कि जनजाति ही नहीं पढ़नी है, बल्कि आपको उसमें मेले पढ़ने हैं, झारखंड के त्यौहार को पढ़ने हैं, झारखंड में जो मंदिर है, मस्जिद है, जो किले स्थापित है, वाद्य यंत्र है, शिल्प कला है, भाषाएं हैं, साहित्य है, इन सभी को आपको पढ़ना होता है। तो मैं हर टॉपिक को ले रहा हूँ और अभी तक अगर आपने पार्ट 4 तक, ये पार्ट 5 है, पार्ट 4 तक चीज़ों को कवर किया तो मैंने एकदम सीक्वेंस वाइज में, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन, देखिए क्वेश्चन पढ़ करके आंसर बोल देना, लेकिन जब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख रहे होते हैं तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा होता है सर, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको जरूर से अटेंड करिए, ना केवल जेएसएससी के लिए बल्कि जब आप जेपीएससी का पेपर देंगे। और मुझे पता है इसको बहुत डिटेल किया जा सकता है और मैं डिटेल कर सकता हूँ भाई, लेकिन अभी रिवीजन मोड में मैं लेकर चल रहा हूँ। रिवीजन मोड में चीज़ों को क्या होता है कि जितना फैक्ट है मैं आपको दे सकूँ या आप खुद को रिवाइज कर पाएँ, ठीक है ना। इसीलिए बाकी मैं एक कंपाइलेशन करूंगा झारखंड की कला संस्कृति पे, बहुत धाकड़ वीडियो रहेगी वो, बहुत डिटेल चीजें लेके चलूंगा और पूरा खत्म करूंगा एक एक करके, जनजाति को, फिर मेले को, फिर त्यौहार को, पूरा कंटेंट रेडी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब हमारा होने वाला, ठीक है भाई। तो चलिए हम आज के सवाल पे आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लोग में से जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, देखिए हताश नहीं होइए, नंबर कम आ रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ कुछ टेस्ट में मैंने बहुत अच्छे रखे, कुछ टेस्ट में लो रखे और कुछ टेस्ट में मैंने रेंज मीडियम रखे, ताकि आप बहुत हतोत्साहित हो तो आप इजी टेस्ट करके आप अपने नंबर इंक्रीज कर ले। और बहुत ही ज़्यादा जब आप मतलब कि कॉन्फिडेंस आए तो थोड़े से लेवल को ऊपर रखा, ताकि आप अपने लेवल मेंटेन कर सके, चीज़ों को पढ़ते रहे। ऐसा नहीं कि अधिक मार्क्स आ गया तो भाई अब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही, इसीलिए। और दूसरी चीज़, जो लोग अभी तक टेस्ट मतलब एक भी नहीं लगा, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ ही मिल करके लगा, नहीं, कहीं से भी लगाइए, लेकिन अब स्टार्ट करिए। अब आपको वो प्रेशर जो आप बिल्ड नहीं कर पा रहे होंगे पढ़ाई में, ये टेस्ट सीरीज आपको बिल्डअप करेगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे टेस्ट सीरीज को एक बार जरूर से लगाइए। डेमो भी दिया हुआ है, डेमो लगा करके चेक कर लीजिए कंटेंट की क्वालिटी क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। लेकिन हाँ, फिर से वही बात कि हर चीज को मैंने वहां पर रखने की कोशिश की है कि अगर आप सोचेगा कि हर टेस्ट सीरीज में मुझे केवल मुद्राएं की क्वेश्चन मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है, वो काम हमने नहीं किया, क्योंकि वो इजी टास्क है हमारे लिए। हमने जैसे कि इन्वेंशन की पीडीएफ दे दिया टेस्ट सीरीज में, उस मतलब कि वही कंटेंट में अब आप वहां से पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा मैंने वहां पे आपका कैपिटल करेंसी रख दिया, आप वहां से पढ़ लीजिए, मतलब वही जो पेड स्टूडेंट्स है। तो ये तरीका है दोस्त, टॉपिकों को पूरा मैं आपको सामने कोशिश कर रहा हूँ कि सारे टॉपिक जितने इंपॉर्टेंट है आप उनको टच कर पाएँ, आपके माइंड में बैठ सके, हाँ ये टॉपिक मुझे पढ़नी है। अगर बन जा रहा तो वेल एंड गुड है, आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं है तो आप उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो आते हैं 41 क्वेश्चन पे। आज हम लोग 10 सवाल चलेंगे, बहुत अच्छे सवाल और डिटेल में पूछा गया है कि भारत की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है ना, भारत की ध्यान से सुनना है दोस्त, भारत की जनसंख्या के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? विच इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे भारत की जनसंख्या के आधार पर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्या है, ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है। अब इस इंडिया में मान के चलते हैं 100 लोग ऐसे हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन मान के चलते हैं 500 लोगों का, ठीक है, जिसमें से 100 लोग क्या है, जनजाति है, ठीक है। अब इस 100 लोग में जो जनजाति है इसमें भी सब सर्वाधिक जनसंख्या की कोई तो जनजाति होगी, जिसमें से देखा गया कि 30 लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो आपका भील जनजाति का है, 28 लोग ऐसे हैं जो गोंड जनजाति का है, और 25 लोग ऐसे हैं जो संथाल जनजाति का। बाकी जो भी जनजाति देखा गया वो 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 2 है, 3 की संख्या में, ठीक है। तो अब हमें ये बताइए कि अगर इंडिया लेवल पर अगर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है इंडिया लेवल पे, तो भारत की जनसंख्या के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको याद रखना है पहले नंबर में आता है आपका भील, ठीक है, दिस मैं यहाँ लिखा भी हूँ, दूसरे नंबर पे आता है आपका गोंड, और तीसरे नंबर पे आता है आपका संथाल, ठीक है। तो संथाल जो हो जाएगी भारत की जनसंख्या के आधार पर, जो भारत में जनजाति योग की जो जनसंख्या उसके आधार पर अगर बात की जाए तो संथाल तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। पूरे डिटेल हमने रखे हैं भाई, और इसको बहुत एक्सप्लेन हम कर सकते हैं और भी डिटेल में, लेकिन फिर वही चीज़ है कि आपका रिवीजन मोड में यहाँ पर फिर मैं कंटेंट कम कर पाऊंगा, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर जितना हो सकता है फैक्ट रखने की कोशिश किया हूँ। देखिए
सबसे पहले यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये आपको मैं यहाँ पे संथाल जनजाति कवर कराऊंगा आज, और दूसरा आपका मुंडा जनजाति। देखिए ये दो जनजाति ऐसी जनजाति है जो बहुत ही बड़ी है, और इसको पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा आर्ट एंड कल्चर के साथ इसको भी कवर करा दूंगा। तो 60% दोनों मैंने आज कर दिया है, और कल आपका 40% कवर, यानी कि दोनों का दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी जनजाति कवर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके साथ साथ मैं पूरा आर्ट एंड कल्चर को भी रिविजन करवाया आपके भाई। मतलब समझ रहे हैं, मेले त्यौहार हो गए, फेस्टिवल हो गए, सारी चीज़ें। तो अगला पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जो संथाल जनजाति, अभी पूरी की पूरी बात हो रही होगी संथाल जनजाति की, क्योंकि तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या पे कौन है, तो संथाल जनजाति। तो हम लोग संथाल जनजाति को खत्म करते हैं। देखिए बोला ये गया कि यह जो झारखंड में है सर्वाधिक जनसंख्या में उपस्थित है, मतलब भारत में कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। लेकिन झारखंड में अगर पूछा जाएगा तो सर्वाधिक, यानी कि एक नंबर में जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, कौन सी जनजाति है, तो संथाल है। क्लियर है। अगला पॉइंट, जनजातियों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत संथाल है। मतलब अगर ये आपका पूरा भारत है, ठीक है ना, चलिए हटाइए इसको, उतना आपको कंफ्यूज नहीं होना। केवल आपको ये समझना है कि आपके पास मान के चलते 100 लोग ऐसे हैं जो जनजाति, मतलब संथाल के हैं, मुंडा है, हो है, विरजिया है, विरंजिया है, उसके बाद महली है, हो गए, असुर हो गए। तो इनमें से पूछा गया है कि संथालों, मतलब बताया गया है कि जो संथाल लोग हैं कितने, तो 35 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल संथाल के हैं, ठीक है ना। देखिए 100 में 35 लोग कौन है, तो संथाल के हैं। तो वही बताया गया कि जनजातियों की कुल जनसंख्या का, ठीक है ना, जनजातियों की कुल जनसंख्या का 35%, यानी कि 100 अगर टोटल जनजाति हैं उसमें से 35 लोग क्या है, संथाल है, ठीक है, यह संथाली है। तो जनजातियों की कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत संथाल है, तो याद रखिएगा 35%, ठीक है। अगला आपसे बोला गया है, मतलब कि भाई सिंपल समझिए भाई, ये आप, मैं झारखंड का ही मैप बना देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। ये आपका झारखंड है, तो अगर यहाँ आपके 100 लोग, ठीक है ना, क्या है, जनजाति के लोग रहने वाले, तो इसमें 35 लोग ऐसे हैं जो संथाली है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा इतना उतना दिमाग नहीं लगाना बस, ठीक है। अब बात किया गया है कि जो सीक्वेंस मैंने बताया कि जो भारत में जनसंख्या के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी जनजाति क्या है, संथाल है। पहले नंबर में भील है, दूसरा क्या है आपका, गोंड है। आगे चलते हैं, झारखंड में संथाल जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है ना। अब पूछा गया है कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो देखा गया है संथाल जनजाति के किधर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी कि जो संथाल परगना वाला जो इलाका आप देख रहे हैं। मैं झारखंड, देखिए बहुत डिटेल अगर हम करने चले तो फिर हम बहुत डिटेल मैप से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कि फिर चीज़ें भाई आपका फिर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं मैप में नहीं अभी जाना चाह रहा हूँ, मैप के लिए मैं अलग सा सेशन रखूंगा। देखिए संथाल जनजाति का मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ देखा गया, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अच्छा मैप में मैंने दिखाया नहीं, ये आपका मैप हो गया। तो ये क्या हो गया, उत्तर, और ये हो गया पूर्व, यानी उत्तर पूर्वी, यानी कि ये सिंपल सा एरिया, ये जो आप देख रहे हैं इस एरिया को हम बोलते हैं संथाल परगना। तो इस एरिया में आपको सबसे सर्वाधिक जनसंख्या देखी गई है किसकी, तो संथाल जनजाति की। अच्छा ये जो भारत आए थे संथाल जनजाति, तो किधर से भारत में इनकी एंट्री हुई, तो पश्चिम बंगाल से भारत आए हुए थे ये लोग, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में इस जनजाति को क्या कहा जाता है, तो साओ तार कहा जाता है। ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस जनजाति की अगर पूछ ली जाए प्रजाति, किस प्रजाति से संबंधित है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से हैं ये। और अगर भाषा के आधार पर पूछा जाए तो भाषाई स्तर पर संथाल जनजाति के लोग जो है ऑस्ट्रो एशिएटिक है। संथाल जनजाति के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो कृषि है। संथालों की प्रमुख भाषा क्या है, तो संथाली है, ठीक है। मैं फिर से रिकॉल करवाता हूँ, प्रजाति पूछा जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति है, ठीक है। भाषा के आधार पर ऑस्ट्रो एशिएटिक है। प्रमुख व्यवसाय पूछा जाए तो क्या है, कृषि है। अगर भाषा पूछ ली जाए तो इनकी क्या है, संथाली है। और इनकी भाषा की जो लिपि है ये ओल चिकी लिपि है, और पूछा जाता है बहुत बार इनके आविष्कार किसने किए थे, तो रघुनाथ मुर्मू ने किए थे। संथाल जनजातियों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया, ठीक है ना। देखिए जैसे कि हिंदू या सनातन धर्म में अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो कार्यों के आधार पर, ठीक है ना, कार्य के आधार पर हम हिंदू धर्म में बात कर किया जा रहा है, कार्य के आधार पर क्या किया गया है, 4 वर्गों में उन्हें क्या किया गया, विभाजित किया गया। क्या क्या, एक तो ब्राह्मण हो गया, एक क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया और वैश्य हो गया, ठीक है ना। ये शुरुआती दौर की बात है, अभी की बात नहीं की है। शुरुआती दौर में भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ठीक है ना, इसमें भी कार्य के आधार पर क्या किया गया था, इन्हें 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। उसी प्रकार संथाल जनजाति के भी, या बोला जा सकता है संथाल जनजाति को भी 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। एक तो हो गया आपका, जो आप देख रहे होते हैं जो किसको हड जो होते हैं, ठीक है ना, उन्हें मतलब जो राजा होंगे उनको किसको हड कहा गया है, ठीक है। उसके बाद पुजारी जो होंगे उनको मुर्मू हड कहा गया है। उसी प्रकार जो सिपाही होंगे उन्हें सोरेन कहा गया। कृषक जो है वो मरुड़ी हड को कृषक कहते हैं, ठीक है भाई।
कहने का मतलब आपने सुना भी होगा, बहुत लोगों का आपने देखा होगा किसको टाइटल, यानी वो जो संथाल जनजाति में वो किस श्रेणी में आ रहे, तो राजा के श्रेणी में आ रहे हैं। जो मुर्मुर होंगे वो लोग क्या हो गए, वो लोग पुजारी हो गए। जो सोरेन हो गए वो क्या हो गए, सिपाही हो गए। उसी पर कृषक जो मतलब जो कृषि कार्य कर रहे होंगे, जो मरूरी हड के लोग होंगे संथाल जनजाति में। तो ये 4 विभाजन किया गया है। इस 4 विभाजन आप याद रखिएगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग से पूछा जा सकता है जेपीएससी में भी और जेएसएससी में भी। संथाल जनजाति में कुल कितनी किली या गोत्र है, ठीक है ना। गोत्र से बस इतना समझिए कि आपकी वंशज की बात की गई, ठीक है ना। आपके दादा, दादा के पिताजी, पिताजी दादा के पिताजी के पिताजी, ये तरह का जो वंशज है उसे गोत्र कहा गया। तो टोटल संथाल जनजाति में कितने गोत्र हैं, या गोत्र को ही किली कहा गया, तो टोटल 12 है। और उप गोत्रों की संख्या कितनी है, तो 144 है। आगे बात की बात आपको बताया गया है कि संथाल जनजाति के अंतर्गत सागोत्रीय विवाह की मनाही है। मतलब कि सेम गोत्र में ही आप क्या कर सकते हैं कि विवाह नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ आपको मैंने क्या बताया, टोटल 12 गोत्र है। तो 12 गोत्र है, तो अगर आपका मतलब कि मान लेते हैं ए गोत्र हो गया, ये बी गोत्र है, आपको 12 का 12 गोत्र याद नहीं करना, पहली बात तो ये, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब ये ए गोत्र वाला लड़का और ए गोत्र वाली लड़की विवाह नहीं कर सकती। हाँ, इसका लड़का हो सकता है ए गोत्र का, और बी गोत्र की लड़की हो सकती है, इसके लड़का हो सकती है, इसकी लड़की, इस तरह से विवाह हो सकती है। बट सेम गोत्र में ही विवाह नहीं हो पाएगा कभी भी, ठीक है। इसका मतलब यही है। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है, तो संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहा जाता है, ठीक है। संथाल जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। संथाल में विवाह के कई प्रकार देखे गए हैं। सभी प्रकार के विवाह में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर सबसे फेमस जो विवाह देखा गया है, किरिंग बापला, यानी कि जो अरेंज मैरिज जो है आपकी सर्वाधिक प्रचलित विवाह है संथाल जनजाति में। टुनकी दिपिल बापला, देखिए समझिए ये कौन सा विवाह है, या फिर ये विवाह जो संथाल जनजाति में देखी जाती है क्या होती है। यह गरीबों में प्रचलित एक विवाह है, ठीक है। इसमें कन्या को वर के घर ला करके सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है, ठीक है। तो टुनकी दिपिल बापरा का मतलब समझ आप गए होंगे कि जो गरीब लोग होंगे, ठीक है ना, तो उनके घरों में ये जो विवाह सबसे प्रचलित विवाह है। इसमें कन्या को क्या किया जाता है, जो लड़की होते हैं, ठीक है ना, जो कन्या पक्ष के जो होंगे उनको क्या किया जाएगा, जो लड़के होते हैं उनके घर लाए जाते हैं, सिंदूर दान किए जाते हैं, और इस प्रकार से उनका विवाह संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के विवाह को कहा गया है टुनकी दिपिल बापला। घरदी जवाई बापला, देखिए घरदी जवाई बापला का मतलब क्या है कि इस विवाह पद्धति में वर को घर जमाई बन के वधु के घर ही रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो घरदी जवाई बापला का मतलब देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछेगा आपसे एग्जाम में। तो इसका मतलब ये है कि जो देखिए जो कन्या और जो वर के बीच में जो विवाह संपन्न हुई है, तो अब होगा क्या कि वर को क्या किया जाएगा, यानी जो लड़का होगा वो लड़की के घर में रह करके, ठीक है ना, उसके माता पिता का देखभाल या फिर जो भी कार्य वगैरह करेंगे। तो ये हो गया आपका, जिसे जमाई, घर जमाई भी कहा जाता है, घर दी जवाई बापला, ठीक है। अगला आपका हो गया अपगिर बापला, यानी कि लव मैरिज। एक गोत्र के लड़का लड़की नहीं होंगे तो पंचायत के मंजूरी, देखिए मत इसका मतलब क्या है, इसको मैं समझाता हूँ। अपगिर बापला के मतलब थोड़ा सा ये टिपिकल भी है, लोग को पता भी नहीं है। देखिए सिंपल सा मतलब समझिए, लव मैरिज, ठीक है। लव मैरिज को ही कहा गया अपगिर बापला। कहने का मतलब ये है कि एक गोत्र के जो लड़का होंगे, ठीक है, और लड़की नहीं, मतलब कि जैसे लव मैरिज आप कर रहे होते हैं ना, लेकिन ये अपगिर बापला में लव मैरिज में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है समझिए, कि अगर जो लड़का है इस ए गोत्र का है और अगर ये लड़की जो है इस बी गोत्र की, ठीक है, तो यहाँ पर ये विवाह संपन्न करा दिया जाएगा। जो पंचायत होंगे, ठीक है, पंचायत उनको मंजूरी दी जाती है, मंजूरी दे देती है। तो वही लिखा गया, एक गोत्र के लड़का लड़की नहीं होंगे, मतलब सेम गोत्र के ही लड़का लड़की नहीं होंगे, ठीक है ना, दोनों अलग अलग गोत्र के होने चाहिए। तो इनको क्या किया जाएगा, विवाह संपन्न करा दिया जाएगा, और इसकी मंजूरी आपकी पंचायत जो होती है उसकी मिल जाती है, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो लव मैरिज की सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा बस इतना याद रखना है कि सेम गोत्र नहीं होना चाहिए। इतुत बापला, इतुत बापला यानी कि लव मैरिज पंचायत की अनुमति के बिना, यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें आप हो सकते हैं कि आप सेम गोत्र के विवाह लड़के लड़कियां दोनों हो और आपने विवाह संपन्न कर ली है, तो इसमें पंचायत की अनुमति तो होगी नहीं, तो अब पंचायत की अनुमति के बिना ये कंप्लीटली लव मैरिज एक तरह से आप बोल सकते हैं। निर्वोलक बापला क्या है, इस विवाह पद्धति में लड़की अपने पसंद के लड़के के घर हट पूर्वक रहती है तथा बाद में पंचायत के माध्यम से लड़के एवं लड़की की विवाह करा दी जाती है। निर्वोलक बापला मतलब ये होगा कि इस विवाह में क्या होगा कि जो लड़की होंगे, ठीक है ना, अपने जो पसंदीदा जो लड़के होते हैं उनके घर में, ठीक है, विवाह हुई नहीं है लेकिन फिर भी आपके घर में वो रहेंगे कुछ दिन तक, और सारे कार्य को करेंगे, संपन्न कर रहे होंगे, आप लोगों के साथ रह रहे होंगे। फिर फाइनली कुछ दिनों के बाद पंचायतों के माध्यम से, ठीक है ना, पंचायतों बैठाई जाएगी, और फिर पंचायत के बैठने के बाद पंचायत के सलाह मशवरा या फिर उनके आज्ञा के अनुसार ही
फिर उनकी क्या की जाती है, विवाह करा दी जाती है। ये हो गया आपका निर्गोलक बापला। बहादुर बापला, इस विवाह पद्धति में लड़का एवं लड़की जंगल में भागकर विवाह कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। सांगा बापला, सांगा बापला की बात की जाए तो इस विवाह पद्धति में जो विधवा होते हैं तथा तलाकशुदा पुरुष के साथ विवाह होती है, मेल एंड फीमेल दोनों डाइवर्सी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आगे जब हम बताएंगे आपको तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है और काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सांगा बापला का मतलब ये समझिए कि इस विवाह पद्धति में विधवा विवाह से मतलब इसका तात्पर्य है, या फिर बोल सकते हैं इसका संबंध है। लेकिन इस विवाह में जो विवाह पद्धति में विधवा या फिर जो तलाकशुदा जो पुरुष होंगे, ठीक है, उनके साथ ही विवाह होंगे। ऐसा नहीं है कि वो पुरुष मतलब कि उनकी शादी हुई नहीं है कभी भी, ठीक है, सिंपल सी बात है, उनके साथ इनका विवाह नहीं होगा। उनके लिए कंपलसरी है सांगा पापला में कि लड़का भी क्या होना चाहिए, डाइवोर्सी होनी चाहिए, और लड़की अगर विधवा है तो इनके बीच जो विवाह होगा उसे कहा जाएगा सांगा पापला। किरिंग जवाय बापला, इस विवाह पद्धति में यदि लड़की विवाह पूर्व गर्भवती हो जाती है, ठीक है, तो इच्छुक व्यक्ति से उस लड़की का विवाह करा दिया जाता है। तो किरिंग जवाय बापला मतलब है कि कोई भी कारणवश, ठीक है, अगर लड़की मतलब विवाह होने से पहले ही गर्भवती हो गई तो लड़की की पसंदीदा, ठीक है, या जो भी इच्छा जो लड़के से उनकी विवाह करने की होगी उनसे उनका विवाह करा दिया जाता है। अगला और अंतिम पॉइंट पोन। पोन का अर्थ होता है विवाह के समय, ठीक है, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को जो वधु मूल्य दिया जाता है इसे पोन कहते हैं। ठीक है, संताल जनजाति में अब केवल आपका बच गया है एक तो सामाजिक व्यवस्था, ठीक है ना, जो ग्राम प्रधान होंगे, जो संदेश वाहक होंगे, उन्हें क्या कहा जाता है, मांझी थान, एक थोड़ा सा कंसेप्ट देना है, और जो धार्मिक व्यवस्था है संथाल में, बस इतना दें कि संथाल जनजाति कंप्लीट। तो इतना चीज आज आप याद रखेंगे। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि द पॉपुलेशन ऑफ उड़ाव ट्राइब, ठीक है ना, द पॉपुलेशन ऑफ उड़ाव ट्राइब इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड ट्राइब। उड़ाव जनजाति की जनसंख्या झारखंड की जनजाति की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 35% किसका है, संथाल जनजाति का। और आपसे पूछा गया उड़ाव जनजाति की जनसंख्या झारखंड के जनजातियों की कुल जनसंख्या का, मतलब सिंपल सा कंसेप्ट आप समझ पा रहे होंगे कि ये झारखंड है, इसमें टोटल 100 लोग ऐसे हैं जो जनजाति, मतलब जनजातियों की जनसंख्या 100 है, ठीक है, यानी कि 100 लोग जनजाति रहते हैं, ठीक है, और इसकी टोटल पॉपुलेशन 500 लोग रहते हैं झारखंड में, मान के, जिसमें से 100 लोग जनजाति, जिसमें से 35 क्या हो जाएंगे, संथाल हो जाएंगे। 18.14% यानी कि 18 या फिर 19 बोल सकते हैं लोग क्या होंगे आपके, सॉरी उड़ाव जनजाति होंगे, सॉरी भाई मैंने मुंडा बोल दिया था स्टार्टिंग में, उड़ाव जनजाति अगला आपका कवर होगा, ठीक है। तो उड़ाव जनजाति की जनसंख्या झारखंड की जनजाति की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत होगा, तो 18.14%, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, उड़ाव जनजाति को कंप्लीट करते हैं। उड़ाव जनजाति जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली क्या हो जाएगी, संथाल, कहाँ पे, झारखंड में, दूसरी उड़ाव, और अगर इंडिया लेवल पे पूछा जाए तो संथाल तीसरे नंबर पाएगा। पहला में कौन है, भील, और दूसरा क्या है, गोंड है। अगला पॉइंट जो बोला गया, उड़ाव जनजाति की जनसंख्या झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या कितना है, तो 18.14% है, ठीक है। उड़ाव जनजाति की 90% जो जनसंख्या है, यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो उड़ाव जनजाति के जो लोग हैं दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में संकेंद्रित है। देखिए छोटा नागपुर का मतलब क्या है, दक्षिणी छोटा नागपुर कहने का मतलब, या फिर उत्तरी छोटा नागपुर, पूरा का पूरा जो झारखंड स्थित है आपके छोटा नागपुर पठार पे स्थित है, ठीक है ना। तो दक्षिणी वाला जो दक्षिण वाला जो इलाका आप देख रहे हो और जो पलामू प्रमंडल आप देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको देखा गया उड़ाव जनजाति। परेशान नहीं हुई, मैं एक मैप का क्लास लूंगा 15 से 20 मिनट में झारखंड के लिए, बहुत शानदार वे में चीज़ों को समझा करके आपको क्लियरिटी में दे दूंगा, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसके बाद आपको बोला गया कि इसके अलावा इस जनजाति के लोग जो है उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान प्रमंडल में भी पाए जाते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना मेनली दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में 90% इसकी जनसंख्या आपको मिलेगी देखने को। उड़ाव जनजाति की जो मुख्य भाषा है, अगर उड़ाव जनजाति की मुख्य भाषा की बात की जाए तो क्या है, कुड़ुक है। और कुड़ुक भाषा किस परिवार की भाषा है, तो द्रविड़ परिवार की भाषा, ठीक है। उड़ाव जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं, तो कुड़ुक बुलाते हैं, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। क्या क्या मैंने बताया कि इसकी जो भाषा है कैसी भाषा है, तो कुड़ुक भाषा है, मुख्य भाषा सॉरी क्या है, कुड़ुक है। कौन सी भाषा परिवार से संबंधित होंगे, तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित होंगे। उड़ाव जनजाति के लोग स्वयं को क्या बोलते हैं, कुड़ुक बुलाते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, मनुष्य होता है। उड़ाव जनजाति झारखंड की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति होती है, मतलब अगर एजुकेशन सिस्टम में अगर बात किया जाए, जिस
जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा शिक्षित मिलेंगे जनजातियों में, वो आपको उड़ाव जनजाति के लोग ही मिलेंगे। ठीक है, उनकी मतलब रुचि या रुझान काफ़ी ज़्यादा होती है शिक्षा के क्षेत्रों में, या फिर शिक्षित अपने जितने भी अपने परिवार के मेंबरशिप होंगे, जो भी होंगे, उनको शिक्षित करना इनका काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मोटिव है। तो अधिक शिक्षित लोग आपको देखने को मिलेंगे उड़ाव जनजाति में। उड़ाव जनजाति का सर्वप्रथम अध्ययन जो किया था शरत चंद्र राय ने किया था। इसके अनुसार उड़ाव जनजाति के कुल कितने गोत्र है, तो 68 गोत्र है। 12 हमने संथाल ने बताया, इसमें कुल कितने गोत्र हैं, तो 68 गोत्र हैं। हालांकि उड़ाव जनजाति के मुख्यतः 14 गोत्रों में विभाजित किया, ठीक है ना। मेनली अगर बोला जाए तो 14 गोत्र में इनको विभाजित किया गया है। 14 गोत्रों में से प्रत्येक को विशेष प्रतीक से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। 14 के 14 जो गोत्र हैं उनको विशेष प्रतीक से सूचित किया जाता है दोस्त। मतलब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नहीं लिया हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि कैरकेट्टा आपने सुना होगा, बहुत सारे आप जब बैंक वगैरह में जाइएगा तो बहुत सारे स्टाफ कलर के लेवल पे जो काम कर रहे होंगे आपको मिलेंगे, आप देखिएगा वहाँ सामने नेम प्लेट में लिखा हुआ रहेगा कैरकेट्टा, ठीक है ना। तो उनको उनका जो प्रतीक है, मतलब है तो वो किस गोत्र के, उड़ाव जनजाति के गोत्र से ही संबंधित है। उड़ाव जनजाति में मेनली कितने गोत्र है, 14 गोत्र हैं। तो जो कैरकेट्टा है, वो जो गोत्र है उनको जो रिप्रेजेंट किया गया है, जो मैंने यहाँ लिखा है कि जो प्रतीक से सूचित किया जाता है, किस प्रतीक से सूचित किया जाता है, गोरैया पक्षी है, ठीक है, उससे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आपको मिलेंगे तिरकी, ठीक है ना। तिरकी को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, तो चिड़िया से। उसके बाद मिंज, आपने सुना होगा बहुत बार, अपने अपने आसपास में अगर आपके जो भी आसपास आप जहाँ भी रह रहे होंगे, अगर उड़ाव जनजाति के लोग रह रहे होंगे, आपके साथी होंगे या मित्र होंगे या कहीं भी आपके साथ काम कर रहे होंगे, तो मिंच उनका जो टाइटल मिलेगा आपको, तो वहां पे आपको उनको जो रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना, सापाकार मछली से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। खालको आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, हमारे मित्र भी है खालको साहब, तो उनको जो रिप्रेजेंट किया गया मछली से रिप्रेजेंट किया गया। तो इस तरह से चीजें हैं, बस जितना मैंने बताया यही इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा तो, इसके अलावा नहीं पूछेगा। उड़ाव जनजाति में भी सम गोत्रीय विवाह वर्जित है, मतलब कि इसमें भी सेम गोत्र में, यानी कि जो गोत्र है उस गोत्र के ही लड़का लड़की नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो बताया गया, इस जनजाति में भी विवाह के अलग अलग प्रथाएं हैं। इनमें से दो प्रमुख विवाह फेमस है। एक तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह एवं सेवा विवाह, ठीक है ना। मतलब अरेंज मैरिज और सेवा विवाह काफी प्रचलित विवाह है, किसमें, उड़ाव जनजाति में। और संथाल जनजाति में क्या है आपका, मैंने क्या बताया, अरेंज मैरिज, ठीक है। आगे चलते भाई, इस जनजाति में भी विवाह के अलग अलग प्रथाएं हैं, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है, विवाह के अलग अलग प्रथाएं हैं, तो जिस प्रकार से हमने आपको संथाल जनजाति में बहुत सारी विवाह पद्धति के बारे में बताया, तो यहाँ भी होंगे, ठीक है। तो इस जनजाति में भी विवाह की अलग अलग प्रथाएं हैं। इनमें से दो प्रमुख क्या है आपके प्रचलित है, आयोजित विवाह और आपका एक सेवा विवाह, ठीक है भाई। आगे चलिए, इस जनजाति में भी आयोजित विवाह के अंतर्गत वर पक्ष जो होते हैं वधु मूल्य को चुकाना होता है। मतलब देखिए, इस जनजाति में भी आयोजित विवाह के अंतर्गत, यानी जो अरेंज मैरिज होते हैं, इसके अंतर्गत जो वर पक्ष के जो लोग होते हैं वधु मूल्य चुकाना, वर पक्ष को वधु मूल्य चुकाना होता है, ठीक है। मतलब एक तरह से जो दहेज आप बोल रहे होते हैं ना, जो पौन हमने जो पढ़ा था संथाल में, वही चीज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस जनजाति में भी विधवा विवाह, ठीक है। देखिए यही चीज आप डिफरेंस को समझिए, इस जनजाति में भी विधवा विवाह का प्रचलन है। लेकिन इस जनजाति में क्या है खासियत, कि संथाल जैसा नहीं है, लड़का जरूरी नहीं डाइवोर्सी है। देखिए लड़की जो विधवा है, तो जरूरी नहीं है कि जो लड़का होगा वो डाइवोर्सी हो सकता है, उसको अभी तक मैरिज ही नहीं किया हो, तो उस लड़के के साथ भी यहाँ पर विवाह कराया जाता है, किसमें, उड़ाव जनजाति में। लेकिन संथाल में जरूरी है कि जो लड़का होगा वो डाइवोर्सी ही होगा। इस जनजाति में एक ही गांव के लड़के एवं लड़की के बीच विवाह नहीं हो सकता है, मतलब कि एक ही गांव का लड़का भी हो लड़के हो, ठीक है, नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। जो फेस्टिवल होती है, ठीक है, उड़ाव जनजाति में पर्व के समय पुरुषों द्वारा पहना जो जाता है वस्त्र को बोला जाता है किरैया, और जो महिलाएं द्वारा वस्त्र जो पहनी जाती है उसे कहा जाता है खनरिया। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है। मतलब सिंपल से समझ सकते हैं कि यह जनजाति पितृसत्तात्मक जनजाति है, मतलब पुरुष प्रधान ये जनजाति है। पुरुषों को काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है, वैल्यूएशन की जाती है, या फिर उनकी अहमियत काफी ज्यादा है, या उनका लॉ ऑर्डर बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं उनका ही अधिकार मोस्टली चीजों पर रहता है। उड़ाव जनजाति में आपस में संबंध स्थापित करने हेतु जिस व्यक्ति को चुनाव किया जाता है उसे कहा जाता है सहिया या सही यारो। देखिए इसे हमने डिटेल समझाया भी है यूट्यूब पे, इसको इतना डिटेल नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब बहुत लंबा हो जाएगा दोस्त, ऑलरेडी वीडियो लंबी होती जा रही है, तो मैं यहाँ से इसको इतना ही आपको बोलता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा। तो जो उड़ाव जनजाति में आपस में जो संबंध स्थापित करने हेतु जो व्यक्ति होता है, ठीक है ना,
मतलब ये कि सहिया का चुनाव, देखिए अब सहिया ऐसा, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि लड़का ही होगा, जरूरी नहीं है। सहिया लड़का भी हो सकता है, लड़के भी हो सकता है। देखिए जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ अब यहाँ पे, ठीक है ना। उड़ाव जनजाति में आपस में, जो उड़ाव जनजाति है वो लोग क्या करते हैं, लड़के लड़कियों के बीच में आपस में संबंध जो स्थापित होता है ना, उसके लिए एक सभा मंच या फिर आयोजन करते हैं, ठीक है। जिस और इसके लिए एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, सहिया या फिर सहियारो कहते हैं। और प्रत्येक 3 वर्ष के धन कटनी के बाद, ठीक है ना, धन कटनी के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। हर 3 वर्ष के बाद, ये भी आपका एग्जाम में शायद पूछा था, जेपीएससी ने पूछा हुआ ये सवाल आपका। हर 3 वर्ष के धन कटनी के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। सहिया और सहियारों का अर्थ ये नहीं है कि लड़का ही ले लेना, ये लड़के भी हो सकती है। जो संबंध स्थापित करने के लिए इस व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, ठीक है ना। अब सेम गांव का भी या फिर सेम गांव गोत्र का नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब उनके बीच संबंध स्थापित नहीं होगा। कहने का मतलब ये है भाई, देखिए ये एक, अब मैं कर ही रहा हूँ तो कर ही दे रहा हूँ, गांव हो गया ये आपका, 4 गांव हो गया आपका, ठीक है ना। ठीक है, अब भाई पंचायत क्या मतलब, कम से कम पंचायत के अंदर 5 गांव तो मिनिमम होंगे ही, 5 से ज़्यादा ही होते हैं, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 5 होंगे ही, ठीक है। तो इस प्रकार से गांव है। अब हर गांव में बहुत सारे गोत्र के लोग रह रहे होंगे। उड़ाव जनजाति के मैं ले रहा हूँ, 14 गोत्र है ना भाई, तो ये जीवन गोत्र, जीटू गोत्र, तो इसी गोत्र का भी लड़का और इसी गांव का, उसी गोत्र का लड़के भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ सेम गोत्र के साथ साथ सेम गांव का भी नहीं होना चाहिए। गांव आपका एक है, ये गांव 2 है, ये गांव 3 है, तो इस गांव का ही लड़का इस गांव का ही लड़की भी नहीं होना चाहिए। इनके बीच कभी संबंध, इनका इस गांव का, ठीक है, लड़का होगा, इस गांव की लड़की होनी चाहिए, लेकिन इसका गोत्र और इसका गोत्र भी अलग होना चाहिए। ये सिस्टम होता है संबंध स्थापित करना। और इनके बीच जो संबंध स्थापित करता है उन्हें क्या कहते हैं, सहिया या सहियारो। डिटेल कभी जब हम आर्ट एंड कल्चर को डिटेल करवाएंगे तब बताएंगे आपको। इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के बीच आपसी मित्रता की जाती है। लड़कियां इस प्रकार बने मित्र को गोई या फिर करमदार कहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो संबंध स्थापित हुए हैं लड़के और लड़कियों के बीच में, यानी कि मित्रता जो स्थापित की गई है, लड़कियां इस प्रकार जो लड़कियों के जो मित्र बनेंगे उसको क्या कहा जाएगा, गोई या करमदार। और जबकि लड़के ऐसे लड़के जो लड़के के जो मित्र बनेंगे लड़के, उसे कहेंगे लार या संगी कहते हैं, ठीक है। विवाह के उपरांत लड़कों को पत्नी आपस में एक दूसरे को लारिम या फिर संगनी बुलाती है। उड़ाव जनजाति के कुछ प्रमुख पर्व है, उन्हें देख लें। देखिए उड़ाव जनजाति का प्रमुख पर्व जो है आपका कर्मा है, ठीक है। यह पर्व भादो माह को शुक्ल पक्ष के एकादशी में मनाया जाता है। इस पर्व में भाई बहन जो होते हैं, भाई मतलब बहन के लिए, सॉरी उल्टा मैं बोलते हैं, इस पर्व में बहन जो होती है भाई के लिए व्रत रखती है, ठीक है। सरहुर पर्व, यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोहराई, ये पूछा गया है भाई आपका, अभी जो कौन सा पेपर हुआ, अभी रिसेंटली जो पीजीटी का पेपर हुआ ना, उसमें पूछा गया है ये सवाल। सोहराई, यह पर्व कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। यह पर्व पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। छठ पूजा का सवाल पूछा गया, देखिए बहुत इजी सवाल पूछा गया था। फागु पर्व, यह होली के सम्मान पर्व है जिसमें उड़ाव जनजाति के लोग नृत्य के साथ रंग गुलाल मनाते हैं। उड़ाव जनजाति के लोग वैशाख के महीने में, फागुन के महीने में, जेठ के महीने में विशेष शिकार का आयोजन करते हैं, ठीक है ना। उड़ाव जनजाति के लोग ये विशेष शिकार का आयोजन करते हैं हर महीने, वैशाख के महीने में, फागुन के महीने, जेठ के महीने में। तो इन्हें क्रमशः एक नाम दिया जाता है, जैसे कि जो वैशाख के महीने में शिकार करते हैं उसे कहा गया विषु सेंद्रा, तो वाह से वैशाख, विषु सेंद्रा याद रखिएगा। फागुन के महीने में जो किए गए तो फागु सेंद्रा, जेठ के महीने में जेठ शिकार, ठीक है। उड़ाव जनजाति के लोग अनौपचारिक रूप से किए जाने वाले शिकार को क्या कहा जाता है, मतलब कि कोई फिक्स नहीं होगा, अचानक से उन्होंने कोई शिकार कर लिया तो उन्हें कहा जाता है दोराहा शिकार। अभी इतना रखिए। अब इसके बाद अब आपका उड़ाव जनजाति में क्या बच गया, उड़ाव जनजाति में अब आपका बेस बच गया है धार्मिक व्यवस्था, ठीक है, और कुछ सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड, सेम जो आपका संथाल जनजाति में बचा हुआ। आगे चलते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज पद्मा फोर्ट लोकेटेड। देखिए ये किले काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैंने बोला कि फोर्ट किला आपको पढ़ना है, तो ये कहाँ स्थित है, पद्मा का किला किस जिले में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा हजारीबाग। तो हजारीबाग में जितने भी किले स्थित हैं इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, टेंशन फ्री हो जाइएगा। देखिए हजारीबाग में आपको याद रखना है 2 किले स्थित है, ठीक है। एक तो आपका पद्मा का किला और एक बादाम का किला। पद्मा के किला की जब बात हो रही होती है तो यह किला जो है हजारीबाग जिला में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है ना, उससे राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे, यह किला कहाँ स्थित है, तो हजारीबाग जिला के राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे। हजारीबाग शहर से कितने किलोमीटर, देखिए मैंने कहा था इस तरह के सवाल आपके जेएसएससी दरोगा में बहुत बार पूछे गए। तो हजारीबाग शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर पद्मा नामक स्थान पर स्थित है आपका पद्मा का किला। इसका निर्माण पद्मा के महाराज राम नारायण सिंह द्वारा बनाया गया था, ठीक है।
इस किले को राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र अब बना दिया है। ठीक है, इस किले का जो अब उपयोग किया जा रहा है पुलिस प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है। अगला जो किला है बादाम का किला। यह किला हजारीबाग शहर से 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बसे बादाम में स्थित है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह द्वारा 1642 ईस्वी में कराया था, यानी कि 1642 में करवाया गया था। इस किले में एक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि हु हैड कंस्ट्रक्टेड माँ योगिनी टेम्पल, यानी कि माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बसंत राय, चारुशिला देवी, उत्तरार्ध या सहबल राय ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो चारुशिला देवी जो है, ठीक है ना, चारुशिला देवी जो है इसका सही उत्तर होगा। माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो चारुशिला देवी ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन बी। तो आगे चलिए हम इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन ही कर लेते हैं। देखिए, माँ योगिनी मंदिर जो आपकी है, यानी कि हम किस मंदिर की बात कर रहे हैं, माँ योगिनी मंदिर के बारे में बात करें तो इसको पूरा फिनिश ही कर लेते हैं। माँ योगिनी मंदिर जो है गोड्डा जिला के पत्थरगामा प्रखंड में बाराकोबा पहाड़ी पर स्थित है। अगर पूछ लिया जाए किस पहाड़ी पर स्थित है, बाराकोबा पहाड़ी पर स्थित है। अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बाराकोबा स्थित है तो कहाँ स्थित है, गोड्डा जिला, ठीक है ना, गोड्डा जिला के कहाँ पर, तो कौन सा प्रखंड, किस ब्लॉक में, तो पत्थरगामा प्रखंड में स्थित है माँ योगिनी मंदिर या बाराकोबा पहाड़ी। इस मंदिर के ठीक बाईं ओर 354 सीढ़ी ऊपर ऊंचे पहाड़ पर माँ का गर्भगृह है। ठीक है ना, जो माँ योगिनी मंदिर है आप जब जाइएगा तो ठीक इसके बाईं ओर जो सीढ़ी है, कितनी सीढ़ी है, 354 सीढ़ी ऊपर ऊंचे पहाड़ पर माँ का गर्भगृह है। इस मंदिर के ठीक दाहिने और पहाड़ी पर मनोकामना मंदिर है। मान्यता के अनुसार ऐसा माना गया है कि यहाँ पर ही माँ सती जी की दाहिनी जांघ गिरी थी। ठीक है ना, यहाँ स्पेस आ गया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखिए मान्यता के अनुसार ये बताया गया था कि जो आप इस मंदिर पर जब जाएंगे तो इस मंदिर के ठीक दाहिने ओर पहाड़ी पर मनोकामना मंदिर मिलेगी। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर माँ सती जी की दाहिनी जो जांघ है वो गिरी थी। यहाँ माँ की प्रतिमा के रूप में जांघ की आकृति का शैल अंश आपको देखने को मिलेगा इस मंदिर में। यह मंदिर आपको सेम एज इट इज जो आपका कामाख्या मंदिर की भांति जो पिंड की पूजा की जाती है, ठीक है ना, भक्तों द्वारा यहाँ लाल वस्त्र पहनाने की भी प्रथा है। तो जैसे कामाख्या मंदिर में पिंड की पूजा की जाती है, सेम एज इट इज आपको माँ योगिनी मंदिर में भी देखने को मिलती है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं प्रतिरूप, ठीक है, या बोल सकते हैं कि एक छाया जो हो गई किसकी, कामाख्या मंदिर की देखने को मिलेगी आपको माँ योगिनी मंदिर में। उसके बाद यहाँ पर लाल वस्त्र चढ़ाने की प्रथा देखी गई है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, चारुशिला देवी ने कराया था। अगला जो पॉइंट है आपका, धार्मिक ग्रंथ के अनुसार इस मंदिर की जो चर्चा, ठीक है ना, महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से की गई है। तो जो आपका महाभारत में इसकी जो चर्चा की गई है गुप्त योगिनी के नाम से की गई है, तथा पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ इस मंदिर में व्यतीत किए थे। मतलब ये कि महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से की गई है, तथा बताया गया था ये कि जो पांडवों हैं उन्होंने अपने अज्ञातवास के कुछ वर्ष इस मंदिर में व्यतीत किए थे। ये दो पॉइंट याद रखिएगा। जो धार्मिक ग्रंथ है आपको महाभारत से ये पता चला है कि इस मंदिर के बारे कि गुप्त योगिनी के नाम से ये की गई है। ठीक है, मतलब महाभारत में इसकी चर्चा की गई है, तथा ये भी बात बताई गई है जो पांडव थे कुछ वर्ष के लिए यहाँ पे क्या किए थे, अज्ञातवास के, ठीक है ना, कुछ वर्ष यहाँ पर व्यतीत किए थे। अगला सवाल यानी कि 45th यानी कि 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज प्रीवेलेंट इन हो ट्राइब, यानी निम्न में से कौन सा नृत्य हो जनजाति में काफी ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, माघे नृत्य, गोंग नृत्य, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा सवाल, और ऑप्शन की सुंदरता देखिए, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो अगर आपसे बात किया जाए कि हो जनजाति के बारे में, ठीक है, मैंने बताया नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ अभी। जो माघे नृत्य है और जो गोंग नृत्य, ये दोनों नृत्य काफी फेमस है हो जनजाति में। तो इसका सही उत्तर होगा बोथ ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त दोनों। तो चलिए देखते हैं दोनों नृत्य के बारे में, यानी माघे नृत्य के बारे। सबसे पहले, यह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, तो हो जनजाति में प्रचलित है। यह नृत्य में स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन यह नृत्य किया जाता है। बस इतना पॉइंट याद रखना है। गोंग नृत्य याद रखना है, गोंग नृत्य हो जनजाति में प्रचलित नृत्य है। आपको बस इतना पॉइंट आप याद रखिए, आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए आगे सवाल पे आते हैं हम लोग। विच, अच्छा ये अच्छा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग हंटिंग, निम्न में से कौन सा कथन जनी शिकार के
संदर्भ में सत्य है, ठीक है ना। ट्रू रिगार्डिंग हंटिंग, यानी यहाँ जनी शिकार छूट गया यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में जनी हंटिंग हुआ, ठीक है। चलिए कोई नहीं। तो क्वेश्चन ये बोला गया था क्या कि निम्न में से कौन सा कथन जनी शिकार के संदर्भ में सत्य है। दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज एट एन इंटरवल ऑफ 12 ईयर, यानी कि इस पर्व का आयोजन 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगला जो ऑप्शन है, इन दिस फेस्टिवल वुमेन कलेक्टिवली ड्रेस एज मैन एंड हंट वाइल्ड एनिमल, यानी कि इस पर्व में महिलाएं सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश धारण करके जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त दोनों, ठीक है। तो इसका भी सही उत्तर क्या आ जाएगा, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त दोनों। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल इसमें कर लेते हैं जनी शिकार के बारे में। देखिए ये जो शिकार है आपकी जनी शिकार, यानी जो क्वेश्चन आपको बोला गया है ट्रू हंटिंग के बारे में, सॉरी जनी मतलब कि आपको जनी हंटिंग के बारे में, यह भारत में केवल और केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है। उसके अलावे अगर बोला जाए, मुगलों के सैनिक ने सरहुर पर्व के दौरान, देखिए इसकी घटना है, इस घटना के कारण ही यह ऑप्शन आपको समझ में आएगा क्यों इस पर्व में महिलाएं सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश धारण करके जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। तो हुआ क्या था, जो मुगल जो थे, ठीक है ना, मुगलों के जो सैनिक थे, उन्होंने सरहुर पर्व, ठीक है, जब सरहुर पर्व चल रहा था तो उड़ाव के जो लोग थे उन पर आक्रमण किया इन्होंने। तो इस पर्व के चलने के कारण जो उड़ाव जनजाति के जो लोग थे, यानी कि जो पुरुष जो थे, वो हड़िया पी करके झूम रहे थे, सिंपल सी बात है, फेस्टिवल थी भाई। तो उनके नशे में रहने के कारण महिलाओं ने क्या किया, पुरुष का वेश धारण करके मुगलों के जो सेना थे उनको पराजित किया, ठीक है ना। और ऐसा लगातार 12 वर्षों तक होता रहा, इसलिए इस जनी शिकार का जो आयोजन किया जाता है हर 12 वर्ष के अंतराल पर, इस घटना को याद के बोल सकते हैं कि याद में मनाए जाते हैं इस घटना के, ठीक है भाई। अगले सवाल पे आते हैं, फेयर टू बी ऑर्गेनाइज इन सिमडेगा, सिमडेगा में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है। राम रेखा, ठीक है ना, राम रेखा धाम मेला, गांधी मेला, उपरोक्त सभी, और नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो भाई बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी आपका राम रेखा मंदिर हो या फिर गांधी मेला, ये दोनों के दोनों मंदिर आपको सिमडेगा में आपको देखने को मिलते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मैं बात कर रही हूँ थोड़ा सा राम रेखा मंदिर के बारे में, जो पिछले दिन नहीं कर पाया तो आज मैं कर देता हूँ। राम रेखा धाम राज्य के सिमडेगा मुख्यालय से कितने किलोमीटर, तो 26 किलोमीटर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान इस स्थल पर भ्रमण किया था, ठीक है। ऐसी मान्यताएं हैं, बताई गई है कि जो श्री राम थे जी और सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान इस स्थल का भ्रमण किए, ठीक है ना। राम रेखा में जो धाम है आपका, कहाँ, सिमडेगा मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर पर। राम रेखा धाम में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। राम रेखा मेला जो था 3 दिवसीय मेला होता है। और राम रेखा धाम में गुफा के अंदर छत में खींची गई एक लकीर ही राम रेखा कहलाती है, ठीक है ना। तो इस मेले का मतलब आप समझ गए क्यों नाम रखा गया है। तो इस मंदिर के अंदर, सॉरी मंदिर बोल रहा हूँ, जो गुफा है ना, जो राम रेखा धाम में जो गुफा है उसके अंदर लकीर खींची गई है, ठीक है ना। खींची गई जो लकीर है उसको ही कहा गया राम रेखा, क्योंकि ये जब वनवास जा रहे तो उस दौरान ही इन्होंने जो लकीर खींची है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया राम रेखा, ठीक है, राम रेखा, ठीक है। हर 3 दिवसीय ये मेला होती है, 26 किलोमीटर दूर है स्थित आपका सिमडेगा के मुख्यालय से। गांधी मेला की बात की जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस मेले का आयोजन सिमडेगा में 26 जनवरी से 1 फरवरी तक लगता है। ये आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बाय वाट अदर नेम इज डोकरा आर्ट नोन, ठीक है ना। डोकरा कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मेटल क्राफ्ट यानी कि धातु शिल्प कला, बांस शिल्प, बम्बू क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, काष्ठ शिल्प, या इनमें से सभी। तो बताइए भाई साहब इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब जो होगा आपका मेटल क्राफ्ट, यानी कि जो धातु शिल्प कला है, डोकरा कला को बोला जाता है धातु शिल्प कला भी। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, थोड़ी सी क्या पूरी जानकारी ले लेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यह जो शिल्प कला है, ठीक है, यह शिल्प कला झारखंड में प्राचीन काल से अनेक जनजातियों के बीच प्रचलित, तो बोला जा सकता है कि झारखंड में सबसे प्राचीन काल की जो शिल्प कला भी आप ऐसे बोल सकते हैं आपकी, उनमें से एक है आपकी कौन, धातु शिल्प कला या फिर ढोकरा कला, ठीक है, जिसे कहा गया धातु शिल्प कला भी। तो अनेक जनजातियों के बीच ये प्रचलित है, ठीक है। ये जो आपकी जो शिल्प कला है ये बहुत सारे जनजातियों में देखी गई है, प्रचलित है प्राचीन काल में। लेकिन मुख्य रूप से बात की जाए तो असुर, लोहरा और विरहोर जनजाति के लोगों के बीच में विशेष रूप से प्रचलित है। लोहरा जनजाति के लोग धातु शिल्प कला को ढोकरा शिल्प कला भी कहते हैं, ठीक है। इस शिल्प कला में पुरानी,
ठीक है। मोम, जो पुरानी जो मोम हो गए ना, उनको कास्ट किया जाता है, ठीक है। कास्ट करके एक टेक्नोलॉजी, तकनीकी का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। सिंपल सी बात है भाई। देखिए आपका बहुत तरीका से पूछा जाएगा भाई। जो शिल्प कला है आपका, मतलब पूछने का तरीका, एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। जो ढोकरा कला या फिर जो धातु शिल्प कला है, इसमें जो मूर्तियाँ जो बनाई जाती है, वो मूर्तियाँ किसकी बनी होती है, ठीक है ना। मट्टी की बनी होती है, मोम की बनी होती है, ठीक है, समझ सक रहे हैं ना। तो आई भाई कई तरह के सवाल बन सकते हैं। लाल बलुआ पत्थर के बने हुए, तो आप लोग भाई लाल बलुआ पत्थर सुन के टिक मार दीजिएगा, अच्छा झारखंड है भाई। तो इस तरह की चीज़ों में फंसिएगा नहीं आप। अगला पॉइंट, इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। इस कला में, यानी कि जो आपकी ढोकरा कला या धातु शिल्प कला जो है, इसमें मधुमक्खियों से जो प्राप्त होती है ना, मोम का प्रयोग किया जाता है। इस कला का संबंध मलार जाति से है, ठीक है। इस कला का संबंध मलार जाति से है। अगला 49 क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट बुक पब्लिश इन मुंडारी लैंग्वेज, यानी कि मुंडारी प्राइमर। मुंडारी भाषा में प्रकाशित प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है। आपसे पूछा गया है कि जो मुंडारी भाषा में प्रकाशित की गई जो पुस्तक है, प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना, व्हिटली साहब जो हैं इसके लेखक रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखिएगा। इसके बारे में बहुत डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। जितने भी मुंडा के साहित्य हैं, मुंडा भाषा से। चलिए ठीक है। मुंडारी भाषा में प्रकाशित प्रथम पुस्तक जो है मुंडारी प्राइमर 1873 में। ईयर इंपॉर्टेंट, कौन सी प्रथम पुस्तक है मुंडारी प्राइमर, इसके लेखक कौन हो गए, जेसी व्हिटली साहब। मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण यानी कि ग्रामर जो प्रकाशन किया था 1882 में, किसने किया था, तो ए नॉटरोट ने, ठीक है, ए नॉटरोट द्वारा किया गया था। आगे चलिए। फादर हॉफमैन ने मुंडारी फास्ट प्राइमर नामक पुस्तक 1896 में लिखे। तो देखिए फादर हॉफमैन जो है, इन्होंने मुंडारी फास्ट प्राइमर नामक पुस्तक 1896 में लिखे हैं। इन्होंने 1903 में मुंडारी ग्रामर नामक की पुस्तक भी लिखे थे, और इन्होंने इंस्काइलोपीडिया मुंडारिक नामक पुस्तक का प्रकाशन 1915 में किया, जिसे मुंडारी भाषा का विश्व कोश माना जाता है। तो ये पूरा याद रखिएगा, फादर हॉफमैन से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या हो गया, फादर हॉफमैन ने मुंडारी फास्ट प्राइमर नामक पुस्तक 1896 में लिखा है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद 1903 में इन्होंने मुंडारी ग्रामर नाम की पुस्तक भी लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने इंस्काइलोपीडिया मुंडारिक नामक पुस्तक का प्रकाशन 1915 में किया है, जिसे मुंडारी भाषा का विश्वकोश माना जाता है। अगला, डब्ल्यू जी आर्चर ने 1942 में मुंडा द्रोहा नामक मुंडारी भाषा के लोकगीतों का संकलन प्रकाशित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डब्ल्यू जी आर्चर, ठीक है ना, डब्ल्यू जी आर्चर ने 1942 में 1942 में मुंडा दुरहा नामक मुंडारी भाषा के लोकगीतों का संकलन प्रकाशित किया था। उसके बाद जगदीश त्रिगुण्यात, ठीक है ना, त्रिगुणायत गुनायत मुंडारी भाषा के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार है। इनकी प्रमुख पुस्तक जो है बच रही बांसुरी सोसोबोंगा, यानी मुंडारी भाषा की प्रथम कथा जिसे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है, और मुंडारी लोक कथाएं। ये किनके द्वारा लिखा गया है, मुंडारी लोक कथाएं, सोसोबोंगा और बज रही बांसुरी, तो जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा लिखा गया है। मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार है ये एक। और सोसोबोंगा का मतलब ये है कि मुंडारी भाषा की प्रथम कथा जिसे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है। सुखदेव वर्दियार, इन्होंने बिरसा भगवान नाटक की रचना की है। आदिवासी सकम मुंडारी भाषा में लिखित प्रथम पत्रिका, इसके लेखक जयपाल सिंह रहे हैं, ठीक है। जयपाल सिंह याद रखिएगा, आदिवासी सकम के रचयिता या लेखक रहे हैं। मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक कौन है, एस.सी. राय हैं। मुंडारी फॉकटेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पी.के. मित्रा हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखिएगा, जो साहित्य पुरस्कार जो दिया जाता है, आपको पता है कि 22 भाषाएं जो संविधान में शामिल है, ठीक है ना, साहित्य में लिखित साहित्य को दिए जाते हैं, यानी जो 22 भाषाएं हैं उनमें दिए जाते हैं। हालांकि मुंडा जो भाषा है ये आपके इसमें शामिल नहीं है, इन 22 भाषाओं में, ठीक है। लेकिन वर्ष 2000 में अपवाद, एक्सेप्शनली याद रखिएगा, मुंडारी भाषा में लिखित साहित्य जो है मुंडारी टुडको ठारी, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको पुस्तक का नाम, मुंडारी टुडको ठारी नामक पुस्तक के लेखक जो है रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में दिया गया था। ये एक्सेप्शन है जो मुंडा में लिखित कोई साहित्य को दिया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, पुस्तक का नाम मुंडारी टुडको ठारी, और जो इसके पुस्तक के लेखक है रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में दिया गया था। अगला और अंतिम, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज आयरन स्मेल्टिंग एंड टूल मेकिंग, यानी कि निम्न में से किस जनजाति का मुख्य पेशा लोहा गलाना एवं औजार बनाना।
असुर, करमाली, महली, ए एंड बी बोथ। देखिए असुर जनजाति और आपकी जो करमाली, इन दोनों का मुख्य व्यवसाय अगर बोला जाए तो लोहा गलाना और औजार बनाना ही है। तो आइए देखते हैं लोहरा जनजाति का जो मुख्य पेशा है लोहे का उपकरण बनाना, ठीक है। उसके बाद आपका महली जनजाति के लोगों का मुख्य पेशा क्या हो गया, बांस से बनी चीजों का बनाना, ये मैंने बता रखा है। असुर एवं करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, लोहा गलाना एवं औजार बनाना। चिक बड़ाई जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, कपड़ा बुनना तथा बोल सकते हैं बुनकर, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो असुर जनजाति और करमाली का जो मुख्य पैसा क्या हो जाएगा, लोहा गलाना, मुख्य व्यवसाय बोल सकते हैं या बिजनेस, या फिर इनका जो जीवन या अर्थव्यवस्था जो डिपेंडेंट है लोहा गलाने का काम करते हैं, और औजार। देखिए धीरे धीरे अब चीज़ें काफ़ी डेवलप होते जा रहे हैं, तो इनके भी जनजाति के जो लोग हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शिक्षित, एजुकेशन की और बढ़ रहे हैं, नौकरी वगैरह इन सारी चीज़ों पे आप धीरे धीरे। लेकिन हाँ, मेन इनका फोकस अगर बात किया जाए, आज भी जो इनको देखे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इनका झुकाव थोड़ा सा आपको इन सारे व्यवसाय या इन सारे पैसा में मिलेंगे, लोहा गलाना औजार बनाने में, ठीक है भाई। तो चलिए फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आर्ट एंड कल्चर के, 50 सवाल बहुत दामदार कंटेंट के साथ आपका कंप्लीट होता है। बाकी अगले सेशन में हम लोग पूरा संथाल मुंडा कंप्लीट कर रहे होंगे और काफ़ी सारे सवालों के साथ आर्ट एंड कल्चर को, और मोस्टली 4-5 लेक्चर लूँगा तो मैं आपका लगता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर फिनिश कर दूंगा, बस जनजाति वाला सेक्शन बच जाएगा। क्योंकि अगर 10 क्लास लूँगा तो 10 दूनी 20 जनजाति कंप्लीट हो, क्योंकि हर जनजाति हर क्लास में मैंने 2 जनजाति कवर कराई है, तो उस हिसाब से खैर कोई नहीं, 32 जनजाति है तो 16 क्लास तो मुझे लेना ही पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।